मैं अभी पेरू के माचू पिच्चू नामक प्राचीन नगर में हूँ। एक पर्वत की चोटी पर फैले हुए एक नगर के अवशेष। 600 वर्ष पहले निर्मित नगर आज के एक आधुनिक नगर में उपलब्ध सारी सुविधाओं को इनकाओं ने इस नगर में उपलब्ध करा रखे थे। उनमें मंदिर, राजमहल, धान्य के भंडार, सेना की बैरक आदि सब कुछ हुआ करते थे। ये मेन स्टेयर्स नामक सीढ़ियां हैं। एक बड़े प्लाजा की दोनों ओर माचू पिच्चू नगर का निर्माण हुआ है। घास के लॉन और एक के ऊपर एक के खंडों में दिख रही भूमि प्लाजा है। मैं अभी पहाड़ी ढलान पर इनकाओं द्वारा टेरेस फार्मिंग की गई जमीन पर चल रहा हूँ। यहाँ से अब नगर के अंदर जाना है। सामने एक किले की दीवार, उस पर एक छोटा द्वार, द्वार की तरफ आने वाली सीढ़ियाँ आदि देखे जा सकते हैं। पर्यटकों के बड़े बड़े दल इधर उधर खड़े हुए हैं। यह द्वार सिटी गेट नाम से जाना जाता है। खेतीहर जमीन से नगर के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार यही है। इस गेट के बंद हो जाने के बाद उस काल में यह नगर सुरक्षित हो जाता था। दीवार के बगल से मेन स्टेयर्स नामक सीढ़ियां। उरबांबा नदी के किनारे से नगर की ओर इसी मेन स्ट्रीट से लोग आया करते थे। मेन स्टेयर्स 2 कतारों में अगल बगल में स्थित हैं। उनके बीच से एक बड़ा नाला। बारिश के मौसम में कृषि भूमि को नुकसान पहुंचाए बिना तेज बहाव वाला पानी इसी नाले से निकल जाता था। मैंने सिटी गेट पार करके नगर के अंदर प्रवेश किया। पीछे की तरफ कृषि भूमि और माचू पिच्चू नामक पर्वत। इनकाओं के जमाने में ये साधारण जनता के रहने की जगह हुआ करती थी। एक दूसरे से सटे खड़े मकान। माचू पिच्चू में यह मेरी सहयात्री और गाइड हैं। 6 शताब्दी पहले निर्मित अलग अलग इमारतों के अंदर प्रवेश करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 15वीं शताब्दी के अंतिम काल के दौरान 200 इनका परिवार यहाँ रहा करते थे। सम्राट और उनके साथी यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहते थे। इनका सम्राट का महल कुस्को में था, लेकिन इतिहास कहता है कि ग्रीष्मकाल के दौरान वो यहाँ कुछ अधिक दिन बिताने के लिए आ जाया करते थे। पीछे खेती करने के टेरेस दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैं वहीं से चलकर नीचे आया था। पर्वत के ऊपर से शुरू होकर तराई तक खंडों में विभाजित कृषि भूमि। वहाँ की खेती की मुख्य उपज मक्की हुआ करती थी। पत्थर की बनी विभिन्न आकार के अनेकों इमारतें हैं यहाँ। यह न सोचना कि इन पत्थरों को यहीं पर्वत से तोड़कर निकाले गए थे। माचू पिच्चू की निर्मिती के लिए आवश्यक पत्थरों में अधिक घाटी के खदानों से ही यहाँ लाए गए थे। शोधकर्ताओं के अनुमान है कि उस जमाने में भी एंडीज पर्वत श्रृंखला के पालतू जानवर लामा के ऊपर लादकर, लोगों के कंधों पर ढोकर आदि प्रकार से ही पत्थर पर्वत के ऊपर लाए जाते थे। एक अन्य नज़ारे की ओर गाइड हमें लेकर आई है। ये पत्थरों का एक खदान है। इमारत और टेरेस के निर्माण के लिए पत्थरों को यहाँ से तोड़कर निकाले जाते थे। यह भी निष्कर्ष निकाले गए हैं कि दूर कहीं से खींचकर यहाँ लाए गए पत्थरों को आवश्यक माप में काटकर निकालने के लिए जमा कर रखे थे। इन पत्थरों के नज़ारों से यह प्रकट होता है कि नगर में अभी और भी निर्माण कार्य होना बाकी था। उसके पास के पर्वत के अंदर से बेन स्टॉक्स पाइप को निकलकर नीचे की ओर जाते हुए देखे जा सकते हैं। उरबांबा नदी के बांध से पावर हाउस की ओर के पाइप हैं वो। उन सबके नज़ारों को कैमरे में कैद करते हुए खड़े हैं पर्यटक। एक बहुत ही शानदार प्राकृतिक सुंदरता वाला प्रदेश। पर्वतों और इनका निर्मितियों को कितने ही कैमरे में कैद कर लें, पर्यटकों के मन नहीं भर रहे हैं। उनमें मुख्य माचू पिच्चू की प्रकृति ही है। विशाल चट्टानें, घास के लॉन, आकाश की ओर सिर ताने खड़ी पर्वत की चोटियां आदि सब मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत छटा बिखर रही है। पूर्ण रूप से सजीव रहे उस काल के माचू पिच्चू के दृश्य यहाँ इस प्रकार घूमते हुए मेरे जेहन में अंकित हो रहे हैं। सुबह होते ही माचू पिच्चू पर्यटकों से भरा हुआ नजर आने लगा। पर्यटकों के पहले दल को लेकर हर दिन सुबह 6 बजे की बस माचू पिच्चू की तराई पहुंचती है। माचू पिच्चू का सूर्योदय देखने के लिए आने वाले लोग होंगे वो। तब से लेकर शाम 6 बजे तक इस प्राचीन नगर के रास्तों पर पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है।
1990 में शुरू हुए पर्यटकों के प्रवाह 2010 के आते आते नियंत्रण से परे हो गए। प्रतिदिन 3000 से 5000 तक लोगों के इस प्राचीन निर्मिति के दौरे पर आने के दिन भी होते थे। उनमें 75% लोग विदेशी ही थे। लोगों के इस प्रकार के अनियंत्रित प्रवाह माचू पिच्चू नामक दुनिया के इस अजूबे के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा सोचकर पेरू की सरकार ने कुछ कारगर कदम उठाए। जुलाई 2011 से यहाँ प्रत्येक दिवस मात्र 2500 आगंतुकों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में स्थान प्राप्त जगह है माचू पिच्चू। यूनेस्को ने ही पेरू की सरकार से इस जगह की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की थी। चलते चलते अब मैं आवासीय मकानों की दूसरी तरह पहुंच गया हूं। संगरे रास्ते की दोनों ओर के नुकीले छत वाली लंबी इमारतें, सारी इमारतें इकलौते कमरे वाले मकान हैं। इनका मजबूत पारिवारिक जीवन बिताने वाले लोग थे। प्रत्येक घर में 4 से 8 तक के सदस्य होते थे। इस आवासीय प्रदेश में रहने वालों में अधिकतर लोग किसान या हस्तशिल्पकार थे। नगर के मुख्य भाग के मंदिर से दूर हुआ करता था उनका स्थान। 1911 में हिराम बिंगाम के द्वारा खोज निकालने के समय माचू पिच्चू इस प्रकार नहीं था। इनकाओं के नगर छोड़ जाने के बाद 3.5 शताब्दियों में बड़े हुए पेड़ और झाड़ियों से पूरा प्रदेश ढक गया था। बारिश के कारण जमीन खिसकने से अनेकों इमारतें गायब भी हो गए थे। 1912 में ही पेड़ों को काटकर मिट्टी को हटाकर माचू पिच्चू को वापस पाने की कोशिश शुरू कर दी गई थी। हिराम बिंगाम ने ही उस काम का नेतृत्व किया था। नगर की निर्मितियों को मिट्टी से बाहर निकालने में 3 साल लग गए। उस बीच बिंगाम कई बार अमेरिका का दौरा करके लौट आए थे। हर बार जाते समय माचू पिच्चू के उत्खनन के दौरान प्राप्त बहुमूल्य वस्तुओं को बिंगाम अपने साथ ले जाते थे। उन वस्तुओं को वापस पाने के लिए पेरू ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कानून की लड़ाई भी लड़ी थी। अभी इस प्रकार साफ दिख रहा है तो भी माचू पिच्चू की उत्खनन प्रक्रिया अभी भी जारी है। पर्वत की ऊंचाई में जमीन के विभिन्न खंडों में मकान बने हुए हैं। ये सब आवासीय क्षेत्र हैं। पत्थरों की एक बड़ी दुनिया। ऊपर की इमारतों के नज़ारे यहाँ से दिखाई देते हैं। वो मकानों की दीवारों में बड़े गड्ढे जैसी खिड़कियां दिख रही हैं। उसके अलावा दीवारों में अलमारियां भी थी। हर मकान की खिड़की से उरबांबा नदी और उसके बहने की तराई दिखाई दे रही है। घर के अंदर ताज़ी हवा आने और घर वालों के द्वारा तराई का निरीक्षण करने के लिए इन्हीं खिड़कियों के उपयोग होते थे। हर तरफ पर्यटकों की भीड़, गाइडों के विवरण सुनने के लिए जमे हुए लोग, पत्थरों के रास्ते से आगे बढ़ते लोग। इस प्रकार के ऐतिहासिक स्थलों की कहानी जानते हुए ही वहां का दौरा करना चाहिए, तब भी वहां की यात्रा आनंदप्रद होगी। ऐसा नहीं हुआ तो कुछ पत्थरों को एक के ऊपर एक चढ़ा रखे एक पहाड़ की ढलान मात्र रह जाएगी यह जगह। प्रकृति की सुंदरता, शिला निर्मितियों के महत्व, यहाँ रहे मनुष्यों की जिंदगी, उनके संस्कृति आदि सब जानना चाहिए। वो पीछे की तरफ सिर उठाए खड़ा है माचू पिच्चू नामक पर्वत। ये सब इनकाओं के द्वारा मक्की और विभिन्न किस्म के कंदों की खेती की हुई टेरेस हैं। ये कल्टीवेशन टेरेस नाम से जाने जाते हैं। वास्तव में माचू पिच्चू नगर को बनाने में लगी मेहनत से अधिक मेहनत इस टेरेस को बनाने में लगे थे। इस पर गौर कीजिएगा कि यह चट्टानों से भरा हुआ पर्वत हुआ करता था। सबसे नीचे पत्थर बिछाकर उसके ऊपर बजरी की मोटी परत डालकर उसके ऊपर निश्चित मात्रा में मिट्टी डालकर ही खेती के लिए टेरेस तैयार किए जाते थे। टेरेस में हर समय नमी बनाए रखने की तकनीकी की ज्ञाता थी इनका जनता। ऊपर के टेरेस में भरने वाला पानी धीरे धीरे बहकर नीचे के टेरेस में पहुंच जाता था। उस टेरेस की खेती को नमी देने के बाद पानी फिर उसके नीचे वाले की ओर बहता था। यहाँ खड़े रहने पर ही कल्टीवेशन टेरेस की विपुलता को समझ पा रहा हूँ। पूरे नगर के लिए आवश्यक भोजन के उत्पादन करने वाले टेरेस। यह है माचू पिच्चू के सन टेम्पल।
इंडी नाम से संबोधित सूर्यदेव के मंदिर एक चट्टान के ऊपर बनाए गए हैं। उस चट्टान का एक भाग मंदिर के अंदर की तरफ ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आ रहा है। वहां जानवरों की बलि दी जाती थी। मंदिर की बाईं ओर राजमहल के भाग दिख रहे हैं। मंदिर और महल के बीच बहुत गहरे संबंध हुआ करते थे। इनका सम्राट जनता के आध्यात्मिक गुरु भी हुआ करते थे। ये जो दिख रहे हैं वो महल के भाग हैं। मंदिर से लगा हुआ एक बहुत बड़ा भवन समूह है। वो दूर माचू पिच्चू के औद्योगिक क्षेत्र दिख रहा है। हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्माण और बुनाई होती रही जगह। बीच में घास के लॉन के साथ की वह जगह माचू पिच्चू के सेंट्रल प्लाजा हुआ करता था। उसके दोनों ओर ही आवासीय क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र स्थित हैं। राजमहल और सूर्य मंदिर स्थित इस प्रदेश में नगर की साधारण जनता को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। पर्यटकों के बीच से हम लोग फिर आगे बढ़े। अभी राजमहल वाला ये भाग कुछ अधिक व्यस्त नजर आ रहा है। पत्थरों की चौड़ी दीवार वाली अनेकों इमारतें। राजमहल की एक तरफ से सेंट्रल प्लाजा शुरू होता है। सेंट्रल प्लाजा में लामा चरते हुए नजर आ रहे हैं। 600 वर्ष पहले माचू पिच्चू के सजीव रहने वाला एक नगर होने के बावजूद लामा इन जगहों पर चरते हुए घूमते रहते थे। उस काल के दौरान के यहाँ के सबसे प्रमुख पालतू जानवर लामा ही हुआ करते थे। लामा सुंदर और शांत स्वभाव के होते हैं। लामा मनुष्य से बहुत अच्छी संगत रखने वाले जानवर होते हैं। ऊंट की ही तरह सिर ऊंचा किए ये यूं घूमते रहते हैं। इनके शरीर भेड़ की तरह बालों से भरे होते हैं। लामा के बालों को काटकर ही इनका लोग वस्त्र और कंबल बनाते थे। इनके मुख्य आवासीय क्षेत्र एंडीज पर्वत श्रृंखला है। माचू पिच्चू के पुरातात्विक अवशेष देखने आने वाले पर्यटकों के बीच से होकर सिर उठाए हुए यूं घूमते हुए देखने में ही उसकी अपनी खूबसूरती है। पहाड़ी ढलान से पत्थरों की बनावट के ऊपर से पूरी आज़ादी के साथ वो घूमते रहते हैं। इनका की संस्कृति और लामा के बीच बहुत बड़ा संबंध है। इनका इन्हें बाल और मांस के लिए बड़ी संख्या में पालते थे। कृषि उत्पाद से लेकर इमारतें बनाने के पत्थर तक इनके ऊपर ढोकर ले जाए जाते थे। विशेष अवसरों पर मंदिर में लामाओं की बलि देने के रिवाज भी इनकाओं के बीच व्याप्त था। इनकाओं के समूह के किसी सविशेष व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो मुर्दे के साथ एक लक्षणात्मक लामा को मारकर दफनाने का रिवाज भी इनकाओं के बीच प्रचलन में था। पालतू जानवर होते हुए भी इनकाओं ने लामाओं को एक देवीय स्थान दे रखा था। उनके उरकू चिल्लाई देवता के शरीर का रूप लामा जैसा था। हम लोग फिर से चलने लगे। अभी मैं यहाँ के सैक्रेड प्लाजा नामक भाग पर पहुंचा हूँ। यह सामने दिख रहा है वास्तविक इनका निर्मित की शैली। ये देखिए कि पत्थर को कितने सटीक आकार में काटकर दीवार में लगाए हुए हैं। सैक्रेड प्लाजा का मुख्य नज़ारा वो सामने दिख रहे मंदिर है। शोधकर्ताओं ने उसे मेन टेम्पल या प्रिंसिपल टेम्पल नाम दे रखा है। यह इनकाओं के ज़माने में बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाए जाने वाला मंदिर हुआ करता था। यह खोज हुई है कि वीराकोचा नामक एक देवता के सोने की मूर्ति इस मंदिर में हुआ करती थी। इनकाओं के विश्वास के अनुसार वीराकोचा सृष्टि के देव हैं। इसी कारण से उन लोगों ने इस मंदिर को बहुत अहमियत दी थी। छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक परत पर परत जमाकर ही तैयार किए गए थे। भूकंप में मंदिर की दीवारें हिल गई थी तो भी वे टूटकर नीचे नहीं गिरी थी। एक दूसरे से जुड़े हुए पत्थरों की जोड़ भले ही अलग हो जाएं तो भी दीवारें बिना गिरे खड़ी रहेगी। मेन टेम्पल से लगा हुआ यह 3 विंडोज टेम्पल नामक एक अन्य मंदिर। इनकाओं के विश्वास के अनुसार मंदिर की 3 खिड़कियां 3 लोकों के प्रतिनिधित्व कर रही हैं। बहुत ही शानदार शैली में पत्थरों से बनाए गए एक मंदिर। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसमें पहली खिड़की कुकुपाचा अथवा भूतकाल, दूसरी खिड़की अनानपाचा अथवा भविष्यकाल, तीसरी खिड़की केपाचा अथवा वर्तमान काल आदि के प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
मंदिर समुच्चय के नजदीक ही वो दिख रही इमारत पुरोहितों के निवास हुआ करते थे। इस प्रदेश में भी साधारण जनता के लिए प्रवेश निषिद्ध था। 3 विंडोज टेम्पल की एक तरफ से होकर मैं आगे की ओर चला। मंदिर के ये विशाल चट्टानें देखने लायक नजारा है। शोधकर्ताओं के अनुसार उरुबांबा नदी के किनारे से सैकड़ों लोगों के द्वारा खींचकर लाए गए पत्थरों से ही यह मंदिर बनाए गए हैं। अब मैं चलकर मेन प्लाजा पहुंच गया हूं। अनेकों परतों में घास के लॉन वाला विस्तार में फैला हुआ मेन स्क्वायर। इनकाओं के समय उनके दोनों ओर के टेरेस पर फूलों के पौधे और फलों से लदे पेड़ हुआ करते थे। मेन प्लाजा के आखिरी छोर पर इनकाओं के एक और आराधनालय स्थित हैं। घास के छप्पर वाली 2 इमारतें वहीं दिख रही हैं। इनकाओं के द्वारा वानका के नाम से संबोधित करके पूजा करते रहे एक पत्थर है वहां। राजमहल से संबंधित सारे प्रमुख समारोह और धार्मिक अनुष्ठान इसी मेन प्लाजा में आयोजित किए जाते थे। इनकाओं के सारे महलों के आगे इस प्रकार का एक चौक सर्वसाधारण है। कुस्को के प्लाजा मायोर इनकाओं के महल का विशाल आंगन था। प्लाजा के बगल वाले रास्ते से मैं आगे की ओर चलता रहा। माचू पिच्चू हमेशा राजनगर नहीं हुआ करता था। सम्राट के कुस्को से यहाँ पहुंचने पर ही मेन प्लाजा को मिलाकर सारा प्रदेश सजीव हो उठता था। सूर्यदेव को संतृप्त करने के कुछ विशेष पूजाओं के नेतृत्व करने के लिए ही सम्राट कुछ विशेष दिवसों पर यहाँ आया करते थे। इनकाओं की ईश्वरीय आराधना क्रम में मात्र जानवरों की बलि ही नहीं बल्कि नर बलि भी दी जाती थी। वो दूर हुआयना पिच्चू नामक पर्वत दिख रहा है। माचू पिच्चू की निर्मितियों के लिए सेट की गई पृष्ठभूमि की तरह वह खड़ा है। उस पर भी पर्यटक चढ़ रहे हैं। यह एक आश्चर्यजनक हकीकत है कि माचू पिच्चू के निवासी उस पर्वत पर भी कल्टीवेशन टेरेस के निर्माण करके खेती करते थे। अभी धैर्यशाली पर्यटक उस पर्वत के ऊपर संभल कर चढ़ते हुए दिख रहे हैं। समय की कमी के कारण मैं उस पर्वत की चोटी पर नहीं चढ़ रहा हूँ। उस प्रकार के एक पर्वत दिखें तो उस पर चढ़े बिना अंग्रेजों से रहा नहीं जाता है। यहाँ से होकर चलते हुए मैं कल्टीवेशन टेरेस के नज़ारे की ओर आ गया हूँ। विभिन्न लंबाई और चौड़ाई वाले टेरेस। वहाँ मक्की की ही खेती की जाती थी। यहाँ भी कुछ लामा नजर आ रहे हैं। चेहरा देखने से ऊंट जैसा लगता है। पर्यटकों के लिए इनके दृश्य बड़े रोचक होते हैं। एंटीज पर्वत के जानवर होने की वजह से दुनिया के अन्य देशों से आने वालों के लिए एक अद्भुत जीव है। पर्यटकों की उपस्थिति पर कोई ध्यान दिए बिना लामा टेरेसों पर चढ़ रहे हैं। मुझे लगा कि माचू पिच्चू के कल्टीवेशन टेरेस पर के घास काटकर उन्हें हमेशा इस प्रकार सुंदर बनाए रखने में इन लामाओं के हाथ हैं। कुछ लामाओं को घास पर छोड़ दिए जाए तो वे घास को निश्चित माप में क्रमबद्ध काटते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आज भी एंटीज पर्वतीय क्षेत्र में अमेरिंडियन आदिवासी जनता के मुख्य पालतू जानवर लामा ही है। 25,000 वर्ष पहले से ही इस क्षेत्र में लामाओं की उपस्थिति दर्ज की गई थी। शोधकर्ताओं ने खोज में पाया है कि इनका जनता उरुबांबा नदी के किनारे से चट्टानों को माचू पिच्चू की ओर खींचकर ले जाने के लिए लामाओं के बाल से बने मोटी रस्सी के ही इस्तेमाल करते थे। ऊंटों की तरह बिना किसी थकावट के जितनी दूर चाहे उतनी दूर चलने की क्षमता रखने वाले जानवर हैं लामा। यहाँ खड़े रहने पर एक के ऊपर एक खंडों में विभाजित पर्वतीय भाग और उसके पीछे माचू पिच्चू नामक मुख्य पर्वत नजर आ रहे हैं। इनकाओं के ये प्राचीन नगर और कल्टीवेशन टेरेस आदि माचू पिच्चू पर्वत की ढलान से उरुबांबा नदी तक व्याप्त हैं। यह नगर की एक सीमा कह सकने वाली जगह पर ये 2 छोटी इमारतें स्थित हैं। दोनों ही कुछ धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाने वाली इमारतें थी। उसकी छत पर छप्पर डालने की रीति पर जरा गौर कीजिए। छप्पर के हवा में न उड़ने देने के लिए उसे दीवार से बाहर की ओर बेलन के आकार में निकले हुए पत्थरों से बांध रखे हैं। माचू पिच्चू की सारी इमारतों की छत इस प्रकार की ही हुआ करती थी। राजमहल तक इस प्रकार नुकीली छत पर घास के छप्पर डाले हुए होते थे। ये हैं सैक्रेड रॉक। इस पवित्र चट्टान के आगे जानवरों की बलि आदि दी जाती थी।
यह उस प्रकार के अनुष्ठानों की वेदी रहे आंगन है। उस आंगन से टूटे पड़े विशाल चट्टानों के टुकड़ों के बीच से होकर हम लोगों ने हमारी पैदल यात्रा जारी रखी। माचू पिच्चू के भाग रहे अन्य आवासीय प्रदेशों की ओर हम जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक भूभाग पर अभी और भी अद्भुत नज़ारे देखना बाकी है।